गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब। मैं आपका दास सर एक बार फिर आप सभी के सामने क्लास 11th की फिजिक्स को लेकर के आया हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोशन इक्वेशन को पढ़ा था कि मोशन इक्वेशन को ग्राफिकली हम लोग कैसे डेराइव करेंगे। और आज के क्लास में बेटा मैं आपको 11th फिजिक्स के आगे के टॉपिक के ऊपर लेकर के जाऊंगा। तो बेटा कि मुझे एक चीज आपसे पूछनी है, कुछ क्वेश्चंस मुझे आपसे पूछने हैं और जानने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा बेटा कि आपकी हाइट क्या है, ज्यादा है कि कम है। ओके चलो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कोई ट्रेन अगर चल रही है, उसके व्हील्स जो है अगर चल रही है, तो क्या सबूत है कि वो चल रही है? व्हाट इज द प्रूफ कि वो चल रही है? कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। मैंने पहले आपसे पूछा कि आपकी हाइट क्या है, ज्यादा है कि कम है। तो आपका सॉल्यूशन होगा क्या कि सर किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं आप कि मेरी हाइट ज्यादा है कि कम है? क्योंकि हमेशा एक कंपैरिजन सेक्शन होना चाहिए ना, कंपेयर करने के लिए एक पॉइंट होना चाहिए जिससे हम लोग कंपेयर करके बताएंगे कि हाँ इस पर्टिकुलर व्यक्ति से मेरा जो हाइट है वो ज्यादा है या कम है। इसी प्रकार से अगर कोई ट्रेन चल रही है तो इस बात का अंदाजा इस चीज से पता चलता है कि उससे रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल ट्रेन स्टेशन पे है और स्टेशन से चल रही है, तो स्टेशन का जो बैनर होता है जिसपे लिखा होता है गोरखपुर जंक्शन वगैरह कुछ भी, तो जब ट्रेन चलती है तो उस जंक्शन वाले बोर्ड के रिस्पेक्ट में उसकी जो पोजीशन है, ट्रेन की जो पोजीशन है वो चेंज होती है। या फिर मैं जहां खड़ा रहता हूं, मैं जहां खड़ा हूं उसके रिस्पेक्ट में वो जो ट्रेन है वो चल रही है, तब भी पता चल जाता है कि मूवेबल है। ओके, एक ट्रेन के अंदर दो बच्चे बैठे हैं। ओके, दोनों एक दूसरे को देख करके कैसे बताएंगे कि ट्रेन चल रही है? नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल नहीं। अगर मैं विंडो वगैरह बंद कर दूं, दोनों बच्चे को कहूं कि बताओ देख करके ट्रेन चल रही है कि नहीं, तो बच्चे बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे बेटा। क्यों? क्योंकि दोनों बच्चे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनका पोजीशन नहीं चेंज हो रहा। क्या नहीं चेंज हो रहा है? पोजीशन नहीं चेंज हो रहा। ओके सर, आप किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? आ रहा हूं बेटा, मैं पॉइंट पे आ रहा हूं। किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उससे रिलेटेड कुछ फ्रेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 1 kg का आलू लेने मार्केट में जाना है, तो आलू वाला या फिर सब्जी वाला जो है वो 1 kg का वेट रखा रहता है। एक पे 1 kg का वेट रखता है, दूसरे पे आलू रखता है, कंपेयर करके बताता है। तो जो 1 kg का जो वेट होता है वो एक तरह का फ्रेम होता है। क्या होता है? फ्रेम होता है। इस फ्रेम के करस्पॉन्डिंग कंपैरिजन करके आलू को वेट किया जाता है। जब ट्रेन चलती है, जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन को छोड़ करके ट्रेन के पटरियों पर लगा हुआ पोल, पोल्स लगे होते हैं ना ट्रेन की पटरी के बगल में लगा हुआ पोल्स, अगर वो अपने पोजीशन पे है तो उसको हम लोग फ्रेम सपोज कर सकते हैं। ट्रेन चल रही है कि नहीं कैसे बताएंगे? एक विंडो खोला, जो पोल लगा हुआ है उस पोल को देखा, अगर पोल पोल ने ट्रेन को पास कर दिया तो हम कह देंगे कि हाँ ट्रेन चल रही है। जी बिल्कुल बेटा। जिस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक फ्रेम की जरूरत पड़ती है, एक रेफरेंस फ्रेम की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से बेटा मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन आप किससे दिखाते हो? कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो आप किससे दिखाते हो? ग्राफ से दिखाते। जैसे कि सपोज कर लो ये ले लिया आपने, ये टाइम एक्सिस, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, और आपने ऐसे दिखा दिया पोजीशन टाइम ग्राफ। इसको क्या कहते हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ की जरूरत पड़ती है। और ये पोजीशन और टाइम ग्राफ का जो लाइन है, एक्सिस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो ये जो वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की क्या जरूरत है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की क्या जरूरत है? ध्यान से देखो बेटा, मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है मैं आपको यही बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुन लो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के बिना, विदाउट कोऑर्डिनेट एक्सिस यू कैन नॉट एक्सप्लेन वेदर एन पार्टिकल और ऑब्जेक्ट मूविंग और नॉट। पहली चीज क्या बोला? विदाउट कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं है तो इन दोनों के बिना आप कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है कि नहीं ये नहीं बता सकते, ये नहीं पॉसिबल होता। तो ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है बेटा, टाइम का और पोजीशन का, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है। एक्चुअली में बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फैक्टर है, वो फैक्टर है जो कि स्टेशनरी पोजीशन पे रहता है, स्टेशनरी पे रहता है। क्या रहता है? स्टेशनरी पे रहे। किसके करस्पॉन्डिंग? मूवेबल ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग, मूवेबल ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग, मूवेबल ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फैक्टर है जो कि स्टेशनरी पर हो। किसके रिस्पेक्ट में? मूवेबल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। अब जैसे ट्रेन चल रही है, किसी कोई स्टेशन है, तो स्टेशन पर ट्रेन चल रही है, कोई स्टेशन है, तो स्टेशन पे जो बैनर लगा हुआ है वो बैनर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया ट्रेन को मूवेबल बताने के लिए। ट्रेन मूवेबल हो गया और वो जो बैनर था, वो जो बैनर था, वो बैनर क्या हो गया? उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। बैनर के रिस्पेक्ट में वो ट्रेन मूवेबल है। ओके चल, अब जो बच्चा ट्रेन के अंदर बैठा है वो उस बैनर को देख करके बता देगा कि ट्रेन चल रही है ना? दो बच्चे जो ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, जो ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, ट्रेन चल रही है, ये दोनों बच्चे एक दूसरे का फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं हो सकते। क्यों? क्यों? क्योंकि दोनों में से एक को क्या है? मूवेबल होना है, एक को मूवेबल होना है। तो दोनों में से एक को मूवेबल होना है और एक को स्टेशनरी होना है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बेसिक फंडा यही है बेटा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक तरह का कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है जो कि क्या होता है? स्टेशनरी होता है। किसके रिस्पेक्ट में? मूवेबल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। दिस इज अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ओके बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन मैं आपको लिखने जा रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखना और इसके मीनिंग को समझना। द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस attached with a body, the set of coordinate axis
attached with a body through which the position and time of an particle can be explained. क्या लिखा है बेटा? The set of coordinate axes attached with a body through which the position and time of a particle can be explained. यानी कि सेट कोऑर्डिनेट एक्सिस का एक सेट होना चाहिए, जैसे कि आपके पास पता है बेटा क्या, डिस्टेंस टाइम एक ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। अब ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है बेटा, वो एक ऐसे बॉडी के साथ अटैच रहेगा, जिसके थ्रू एक पार्टिकल का पोजीशन और टाइम को हम लोग एक्सप्लेन कर सके। एग्जांपल के तौर पे एक ट्रेन है, ये ट्रेन सपोज कर लो बेटा, ये ट्रेन चल रही है पटरियों पे, और यहां पर ये बोर्ड जिसमें लिखा हुआ है गोरखपुर जंक्शन, ठीक है। तो ये जो गोरखपुर जंक्शन का जो बोर्ड हो गया बेटा, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद जब ये मूव करेगा तो कोई ना कोई पोजीशन इसका पोजीशन बताएगा, कोई ना कोई एक्सिस इसका पोजीशन बताएगा, और कोई एक्सिस इसका टाइम बताएगा, है ना। तो वही कह रहा है कि द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस attached with a body through which the position and time of a particle can be explained. This is all about reference frame of reference frame. तो बेटा इसको नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ना है हमें। तो उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों ने इसको नोट डाउन किया होगा। मैं इरेज कर दिया इसे। बेटा लास्ट की वीडियोस में मैंने आपको बता दिया था कि कैसे कैसे हम लोग मोशन इक्वेशन को डेराइव करेंगे। लास्ट के वीडियोस में मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाओ और प्रीवियस 11th की वीडियोस को आप देख सकते हो वहां से। तो आज देखो बेटा, क्लास 9th में जो मोशन इक्वेशन का डेरिवेशन है वो ग्राफिकल मेथड से। किस मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। कहां पर? 9th में। क्या? मोशन इक्वेशन का डेरिवेशन। क्लास 11th में जैसा कि मैंने आप लोगों को कैलकुलस का भी टूल्स दिया था, मैथमेटिक टूल्स, तो कैलकुलस के यूज से हम लोग मोशन इक्वेशन को डेराइव करेंगे। एक्चुअली बेटा क्लास 11th में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी मोशन इक्वेशन को डेराइव किया जाता है और कैलकुलस मेथड से भी। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में आपके आते हैं, ठीक है, दोनों आपके सिलेबस में भी है। ओके, तो ग्राफिकल मेथड हो चुका है, तो अब मैं आपको कैलकुलस मेथड का बताऊंगा कि किस तरह से कैलकुलस मेथड को यूज करके हम लोग मोशन इक्वेशन को डेराइव करेंगे। तो हेडिंग होगा आपका डेरिवेशन ऑफ मोशन इक्वेशन यूजिंग कैलकुलस। डेरिवेशन ऑफ मोशन इक्वेशन यूजिंग कैलकुलस के यूज से हम लोग को मोशन इक्वेशन को डेराइव करना है। तो चलो बेटा, एक मोशन इक्वेशन का मैं वो बना लेता हूं, आपको पास एक ग्राफ बना लेता हूं। ऐसा कुछ ग्राफ मैंने बनाया। आपको पता है कि बेटा यहां पर टाइम क्या होता है? 0 होता है, और यहां पर हम लोग टाइम क्या लेते हैं बेटा? t ले लेते हैं। चलो यहां पर टाइम t हो गया। ये क्या है? वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी यहां पर इनिशियल वेलोसिटी u ले लेते हैं बेटा, और फाइनल वेलोसिटी यहां आ जाएगा v। तो वेलोसिटी जब टाइम 0 था
तो वेलोसिटी कितनी थी u, यानी कि एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी was u, velocity was u at time t equal to t, टाइम t पे जब पहुंचा तो जो वेलोसिटी इसका हो गया बेटा ये हो गया v, यानी कि ये जो u है वो कौन सा वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, और ये जो v है वो कौन सा है, फाइनल वेलोसिटी है। तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, मेरे पास फाइनल वेलोसिटी। इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ चलते हैं फर्स्ट मोशन इक्वेशन, यहां से डिराइव करता हूं बेटा फर्स्ट मोशन इक्वेशन। फर्स्ट मोशन इक्वेशन, तो फर्स्ट मोशन इक्वेशन आपका क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये मुझे डिराइव करना है बेटा, ये मुझे डिराइव करना है। तो बेटा अगर मैं पूछूं आपसे एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहोगे सर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यही होता है एक्सेलरेशन का मीनिंग, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो अगर मैं एक्सेलरेशन को a लिखता हूं, यहां पे एक्सेलरेशन को अगर मैं यहां पे a लिखता हूं तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा है बेटा, v u से v हो रहा है ना, u से v, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, तो क्या लिखेंगे v माइनस u अपॉन t माइनस 0, देख सकते हैं ना। चलो, तो v माइनस यू क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी को। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू dv अपॉन dt, क्या लिख दिया बेटा dv, जहां पर d जो है रिप्रेजेंट करता है किसको, चेंज को, डिफरेंस को, है ना, डिफरेंशिएशन वाला d है बेटा ये। तो a इक्वल टू मिल गया आपको क्या, dv अपॉन dt, तो dt को इधर भेज दो बेटा, तो a इंटू डी टी इक्वल टू dv, a इंटू डी टी इक्वल टू dv, ये बना लो बेटा इक्वेशन नंबर 1, क्या बना लो, इक्वेशन नंबर 1। नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विथ लिमिट, विथ लिमिट, तो इंटीग्रेट करने के लिए बेटा a dt इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv, इंटीग्रेशन ऑफ dv। अब थोड़ा लिमिट की बात कर लेते हैं, यहां पर a एक्सेलरेशन है और dt क्या है, डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन के लिए जो dt होगा वो डेरिवेटिव होगा ना। चलो, तो dt डेरिवेटिव है, तो यहां पर जो लिमिट रखेंगे इंटीग्रेशन के लिए वो टाइम का लिमिट रखेंगे, क्योंकि यहां पर डेरिवेटिव किसका है, टाइम का है। तो यहां पर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट कहां से 0 से t तक ना, 0 से t तक हो रहा है, तो टाइम होगा 0 से t तक। ओके, यहां पर क्या है, डेरिवेटिव, वेलोसिटी की डेरिवेटिव है, dv है, dv मतलब वेलोसिटी की डेरिवेटिव है, तो यहां पर जो लिमिट रखेंगे वो किसका रखेंगे, वेलोसिटी की लिमिट रखेंगे। तो वेलोसिटी की लिमिट कहां से कहां तक है, u से v तक है, तो u से v तक हो गया। यहां तक समझ में आई बात, यहां तक क्लियर है। चलो, क्या किया फिर से देख लो जरा सा बेटा, मेरे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t माइनस 0, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। सो एक्सेलरेशन a इक्वल टू dv अपॉन dt लिख दिया, क्योंकि ये v माइनस यू चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो d है बेटा वो भी चेंज को रिप्रेजेंट करता है, तो dv अपॉन dt आपको चेंज बता रहा है। सो एक्सेलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt। अब मैंने क्या किया, dt को इधर भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो a इंटू डी टी इक्वल टू dv, इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अब मुझे क्या लिखा मैंने, नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विथ लिमिट, लिमिट के साथ इंटीग्रेट करना है, यानी कि हमें क्या करना है, डेफिनिट इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पर a इंटू डी टी था, इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी टी, तो dt है तो लिमिट किसका रखेंगे, टाइम का रखेंगे, याद रखना, जिसका डेरिवेटिव उसी का लिमिट, तो 0 से t तक रख दिया लिमिट, क्योंकि टाइम 0 से t तक चेंज हो रहा था। यहां पर dv वेलोसिटी का डेरिवेटिव था, तो लिमिट कौन सा रखेंगे, वेलोसिटी का ही रखेंगे u और v। इज इट क्लियर?
चलो यहां से अब यहां आ जाते हैं। तो देखो बेटा यहां पर dt है, तो जब यहां पर dt है तो a क्या होगा, यहां पर एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा। अगर यहां पर t स्क्वायर होता तो वो वेरिएबल की तरह काम करता, लेकिन t स्क्वायर नहीं है, a है, तो a कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t dt इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ uv dv। यहां तक समझ आई बात? अब मैं यहां से लिख रहा हूं, यहां से, ओके। चलो तो a dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, केवल और केवल dx का इंटीग्रेशन क्या होता था, x होता था ना बेटा, dx का इंटीग्रेशन क्या होता था, x होता था। तो यहां पर dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, तो t लिख दिया। फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लेस कर देते हैं, तो t 0 रख दिया, इक्वल टू यहां पर dv का क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। फिर क्या, अपर और लोअर, फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a इंटू अपर लिमिट t माइनस 0 इक्वल टू v माइनस u, ये मिलेगा, बिल्कुल ये मिलेगा। अब क्या करेंगे, at यहां मिल गया, तो at इक्वल टू a का 0 में तो 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, v माइनस u को इधर लेकर के आ जाओ, u को इधर लेकर के आ जाएंगे बेटा, तो आपको मिल जाएगा v इक्वल टू u प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at, एंड दिस इज योर मोशन इक्वेशन नंबर 1 बाय कैलकुलस मेथड। सो कैलकुलस मेथड से फर्स्ट मोशन इक्वेशन को मैंने यहां पे डेराइव कर दिया। समझ में आई बात बेटा? तो यहां तक मैंने आपको बताया था। फिर यहां से क्या होता है, इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन के बाद फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0 इक्वल टू अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट u। ओके, प्लेस करने के बाद हमारे पास ये रिक्वायर्ड मोशन इक्वेशन फर्स्ट आ चुका है। तो बेटा वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन करो, हम सेकंड मोशन इक्वेशन को भी डिराइव करेंगे। ओके बेटा, उम्मीद करते हैं आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अभी हम लोग सेकंड की तरफ जा रहे हैं, एक्चुअली इसे इरेज नहीं करना चाहिए था, लेकिन चलो कर लिया मैंने। उम्मीद करते हैं बेटा कि आप लोगों ने अपना फर्स्ट मोशन इक्वेशन बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर किया होगा। अब हम लोग कैलकुलस मेथड से सेकंड मोशन इक्वेशन की डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो सेकंड मोशन इक्वेशन, तो बेटा सेकंड मोशन इक्वेशन को डेराइव करने के लिए यहां पर जो चीज मैं यूज कर रहा हूं वो होता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, चेंज इन पोजीशन ना बेटा। चलो तो इसको मैं डिस्प्लेसमेंट ds लिख रहा हूं और इसे लिख रहा हूं dt। s मतलब पोजीशन का चेंज, d क्या बता रहा है, चेंज बता रहा है, t मतलब टाइम एंड d मतलब चेंज इन टाइम। ओके, अब देखो बेटा v इंटू डी टी इक्वल टू डी एस। dt को क्या किया, यहां पर लेते आया। अच्छा, फ्रॉम फर्स्ट मोशन इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट मोशन इक्वेशन में v की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, u प्लस ए टी आई थी, तो इस v की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, तो आपको मिलेगा u प्लस ए टी इंटू डी टी इक्वल टू डी एस, ये मिलेगा। ओके, अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो u डी टी प्लस ए टी डी टी इक्वल टू डी एस। यहां तक समझ में आई बात बेटा? इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर लिया dt का, u dt हो गया प्लस ए टी डी टी हो गया, ओके, इक्वल टू ds। अब आगे बढ़ते हैं,
इंटीग्रेट कर देंगे प्लस UDT प्लस इंटीग्रेशन ऑफ AT dt इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DS। अब लिमिट रखते हैं बेटा, लिमिट रखना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर डेरिवेटिव क्या है? t का डेरिवेटिव, टाइम का। तो जो लिमिट रखेंगे वो किसका रखेंगे बेटा? टाइम का रखेंगे। तो 0 to t, यहां पर भी dt है यानी कि टाइम का डेरिवेटिव है, तो यहां पर जो लिमिट रखेंगे वो भी क्या रखेंगे? टाइम का रखेंगे। यहां पर ds है तो लिमिट किसका रखेंगे? पोजीशन का रखेंगे। कहां से कहां तक? 0 से s तक। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर ले। dt डेरिवेटिव में तो u एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा, यस, तो u बाहर हो जाएगा और केवल dt बच जाएगा। 0 to t dt प्लस, इसी प्रकार से यहां पर a जो है बेटा वो कॉमन आ जाएगा, 0 to t t dt, और यहां पर तो ds ही रह जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। u तो u है बेटा, t का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? dt का t आएगा, 0 to t प्लस a तो a है बेटा, t dt है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देना इंटीग्रेशन का। क्या होता है? t पे पावर यहां पर 1 था तो 2, 1 प्लस 1 हो जाता है ना, डिवाइडेड बाई 2, लिमिट 0 से t, ds का s हो जाएगा 0 से s तक, इस तरीके से। अब क्या होता है फॉर्मूला? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t माइनस 0 प्लस a t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 इक्वल टू s माइनस 0। तो आपको मिलेगा यहां पर ut प्लस at स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू s, ये मिलेगा बेटा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 1/2 को अलग करें। सेकंड मोशन इक्वेशन है ना, गुड बेटा, होप समझ में आया होगा। नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं बेटा आपने नोट डाउन किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड मोशन इक्वेशन की तरफ। थर्ड मोशन इक्वेशन कैलकुलस मेथड। थर्ड मोशन इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है बेटा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है आपका थर्ड मोशन इक्वेशन। अब इसको प्रूव करने के लिए बेटा यहां पर हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन a इक्वल टू dv अपॉन dt लिख सकता हूं ना बेटा? हाँ, अभी पहले मोशन इक्वेशन में इसी तरह से यूज किया था। तो a इक्वल टू dv अपॉन dt, तो ये ऐसे ही रहने दो बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो ds से ds कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने केवल दिखाने के लिए ds से मल्टीप्लाई भी किया, ds से डिवाइड भी किया, है ना। चलो, हाथी के दो दांत, दिखाने के अलग खाने के अलग, वही है बेटा ds अपॉन ds वाला। तो a इक्वल टू dv के साथ बेटा नीचे वाले ds को ले लेते हैं, dv के साथ नीचे वाले ds को ले लेते हैं, इनटू ds के साथ नीचे वाले dt को ले लेते हैं। थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दिया। ओके, चलो, तो a है बेटा, dv तो dv है, ds तो ds है, और ds अपॉन t, ds मतलब क्या? ds मतलब क्या? पोजीशन, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। क्या होता है ये? पोजीशन बट डिवाइडेड बाय टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी होता है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा? v आ जाएगा, ds अपॉन dt का v हो जाता है ना। चलो, अब आगे देखते हैं। ds से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, a ds इक्वल टू v dv, a ds इक्वल टू v dv, इंटीग्रेट कर दो बेटा। तो a ds इक्वल टू v dv
अच्छा, यहां पर ds है, डेरिवेटिव किसका है, पोजीशन का है, तो लिमिट किसका रहेगा, पोजीशन का रहेगा, 0 से s। यहां पर डेरिवेटिव v का है, तो लिमिट किसका रहेगा, वेलोसिटी का रहेगा, कहां से कहां तक, u से v तक, क्योंकि बेटा इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी v था, तो u से v तक लिमिट रखी है। तो बेटा a तो कॉमन की तरह बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 0 से s तक ds। यहां पर डेरिवेटिव dv है और मल्टीपल में v है, तो अब v बाहर नहीं आएगा, क्योंकि v यहां पर एक वेरिएबल की तरह एक्ट करेगा, तो v dv u से v तक, तो a इंटू एस माइनस 0 डायरेक्ट कर दिया, 0 से s तक, ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, और लिमिट क्या, 0 से s तक। नाउ v dv, तो जरा मुझे बताओ बेटा x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2 ही तो होता है, x स्क्वायर बाई 2 ही तो होता है, तो यहां पर v dv का क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, लिमिट u से v तक, लिमिट u से v तक। ओके चलो, थर्ड बस आने वाला है बेटा, प्रूफ होने वाला है, a s माइनस 0 इक्वल टू, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू, अपर लिमिट क्या है, v स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट क्या है, u, तो v की जगह पे u हो जाएगा, तो u स्क्वायर बाई 2, as इक्वल टू 1/2 को बाहर कर लो बेटा, मिल जाएगा आपको v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, पक्का। नाउ 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर को एक तरफ रहने दो, u स्क्वायर किधर लेके आओ, u स्क्वायर प्लस 2as, आया कि नहीं आया बेटा, दिस इज योर थर्ड मोशन इक्वेशन। तो जल्दी से नोट डाउन करो, आगे बढ़ना है। चलो बेटा, उम्मीद करते हैं कि नोट डाउन कर लिया होगा आपने। चलो नेक्स्ट हेडिंग होगा बेटा आपका मोशन इक्वेशन अंडर ग्रेविटी, मोशन इक्वेशन अंडर ग्रेविटी। अब ये ग्रेविटी क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट को आपने एक्स एक्सिस पे चलाया, अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस पे चलाया अलग अलग वेलोसिटी से, अलग अलग वेलोसिटी से, वेलोसिटी अलग अलग चेंज हो रहा है इसका, तो हॉरिजॉन्टल है ना, ये हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल है ये, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। तो यहां पर वेलोसिटी चेंज होगा, और उस वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से एक फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगा यहां पर, जिसका नाम होता है एक्सेलरेशन, ए। देखो बेटा मैं क्या बता रहा हूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है हॉरिजॉन्टल चलता है, हॉरिजॉन्टल चलता है, हॉरिजॉन्टल यानी कि जमीन पे चलता है, एक्स एक्सिस के अलोंग चलता है, तो वेलोसिटी के चेंज अगर होता है तो उसके वजह से एक फिजिकल क्वांटिटी आता है एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग ए से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए से लिखते हैं। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस पे मोशन करता है, मतलब यहां से यहां जा रहा है, ए से बी जा रहा है, या फिर बी से ए जा रहा है, यानी कि जैसे ये पेन, ये ऊपर गया नीचे आया, तो ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, तो क्या इसका मोशन एक्स एक्सिस पे है, नहीं, इसका मोशन एक्स एक्सिस पे नहीं है, एक्स एक्सिस पे तो ऊपर वाला था। ये दूसरा केस है, बॉल को नीचे छोड़ा गया तो बॉल नीचे गिर रहा है, बॉल को ऊपर फेंका गया, बॉल ऊपर जा रहा है। तो जब मोशन आपका वाई एक्सिस के अलोंग हो, किसके अलोंग हो, वाई एक्सिस के अलोंग हो, व्हेन मोशन इज अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस है, तो बेटा अर्थ जो है ना ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। आप पढ़ चुके हो 9th में, क्या करता है, अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जब ऑब्जेक्ट को अर्थ अट्रैक्ट करेगा तो ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
दोनों मासेस, दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट अर्थ ये यहां से फॉल कर रहा है, यहां से फॉल किया यहां तक, तो जब ये फॉल करेगा बेटा तो यहां पर कोई और डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस, यहां कम डिस्टेंस, यहां और कम, यहां और कम। तो जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के क्लोज आता है, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज करने लगती है ना। और जब फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और इंक्रीज करेगी। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग छोड़ते हैं, केवल ऐसे छोड़ देते हैं बेटा, तो स्टार्टिंग में अगर वो 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से बढ़ रहा है तो नीचे जाएगा तो भी इंक्रीज हो जाएगा, अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहां पर इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए था, धक्का लगाना पड़ता था ऐसे। लेकिन अर्थ यही काम, जो धक्का लगाने वाला काम है वो अर्थ कर देता है। ऑब्जेक्ट को मैंने छोड़ा, यहां पर कोई और वेलोसिटी, यहां कोई और वेलोसिटी, यहां कोई और वेलोसिटी, यहां कोई और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना। तो जो चेंज इन वेलोसिटी होता है वो तो एक्सेलरेशन होता है। तो अर्थ के लिए हो रहा है, अर्थ की वजह से हो रहा है। यहां पर जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, अर्थ की वजह से हो रहा है। तो जब अर्थ की वजह से वेलोसिटी चेंज होगा तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। When motion is along y-axis, then acceleration will be acceleration due to gravity g। समझ रहे हो बात बेटा। देखो मैंने क्या बताया, बहुत सिंपल चीजें मैंने बताया। अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल मोशन करता है, हॉरिजॉन्टल मोशन करता है, एक्स एक्सिस पे मोशन कर रहा है, तो वहां पर एक्सेलरेशन ए होगा, ठीक है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट वर्टिकल मोशन करता है, ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन तो एक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन वहां पर ये ए नहीं होगा, वहां पर ये जी हो जाएगा, ठीक है। जी भी एक्सेलरेशन ही है, जी भी आपका एक्सेलरेशन ही है और ए भी आपका एक्सेलरेशन है। सो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड जी। ए एंड जी में क्या होता है बेटा, डिफरेंस होता है। ए और जी में क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब देखो क्या डिफरेंसेस है, मैं यहां पर थोड़ा सा बता दे रहा हूं। इसकी वैल्यू वेरिएबल होती है, वेरिएबल होती है। ए की वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल होती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन जी की वैल्यू क्या होती है, अर्थ करस्पॉन्डिंग जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अच्छा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकता है, रिटार्डेशन हो सकता है। लेकिन जी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कि अर्थ के करस्पॉन्डिंग अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रॉप करते हो तो डेफिनेटली इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव में है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव में। मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट अगर गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, कोई भी केस हो, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। पॉजिटिव का मतलब है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अच्छा, अगर नेगेटिव होता तो मतलब क्या, ऊपर से नीचे गिर रहा है, वेलोसिटी कम होता चला जा रहा है, ऐसा होता है क्या, नहीं होगा। ऑब्जेक्ट को जब वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कराएंगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कराएंगे तो वहां पर जी एक्ट करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करता है। और जब जी एक्ट करेगा बेटा तो जी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो यहां पर जब वर्टिकल मोशन होगा, वर्टिकल मोशन होगा तो उस वर्टिकल मोशन में रिटार्डेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, रिटार्डेशन नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। इसको नोट डाउन करो बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना है आपको। ये मत नोट कर लेना, ये नोट कर, ओके, इरेज कर रहे हैं बेटा। अब मोशन इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, अब मैं मोशन इक्वेशन लिख रहा हूं कि वो मोशन इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला मोशन इक्वेशन था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये क्या था, हॉरिजॉन्टल मोशन में था फर्स्ट। सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड क्या था, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या था बेटा, आपका हॉरिजॉन्टल मोशन में था। क्या लिख देता हूं मैं, हॉरिजॉन्टल मोशन में। अब वर्टिकल मोशन होगा तो क्या होगा, वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन क्या होगा,
वर्टिकल मोशन में फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस माइनस जीटी, प्लस माइनस जीटी। सर प्लस माइनस क्यों लिखे, बताता हूं अभी। दूसरा s इक्वल टू यूटी प्लस माइनस हाफ जीटी स्क्वायर। थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। अब देखो बेटा, ग्रेविटी किधर एक्ट करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सपोज कर लो ये अर्थ है, तो अर्थ के डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। तो अगर बॉल आपका ए से बी आता है नीचे की तरफ, तो ग्रेविटी के डायरेक्शन के में हो गया, ग्रेविटी नीचे लग रहा है और बॉल जो गिर रहा है वो भी नीचे गिर रहा है, तो साइन आप पॉजिटिव ले लोगे। क्या ले लोगे, साइन पॉजिटिव ले लोगे। लेकिन अगर बॉल ऊपर से नीचे जा रहा है, सॉरी नीचे से ऊपर जा रहा है, बी से ए जा रहा है, तो ग्रेविटी नीचे लग रहा है, बॉल ऊपर जा रहा है, यानी कि बॉल ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। ग्रेविटी नीचे लगा रहा है, बॉल ऊपर जा रहा है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो गया ना, डायरेक्शन चेंज हो गया, तो यहां पर नेगेटिव ले लोगे। समझ में आई बात, समझ में आई कि नहीं आई। चलो, तो यहां पर मैंने इक्वेशंस लिख दिए हैं आपके लिए, तो इस इक्वेशंस को नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, इरेज कर रहा हूं। हेडिंग क्या होगा, ध्यान से देखना हेडिंग। मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन स्मूथ inclined plane under gravity। मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन अंडर ग्रेविटी। अब मुझे ये करना है, ये है क्या, तो बेटा देखो एक इंक्लिनेशन होगा, जैसे सीढ़ी देखा है ना, तो सीढ़ी इंक्लिनेशन होता है, तो ये इंक्लिनेशन है बेटा। यहां पर वो ऑब्जेक्ट है, यहां पर वो ऑब्जेक्ट है, ओके, ये ऑब्जेक्ट। इंक्लिनेशन जो है वो थीटा एंगल, यानी कि हॉरिजॉन्टल ये हो गया, और ये कितने एंगल पे है, सीढ़ी कितने एंगल पे है, थीटा डिग्री पे, ओके। चलो, सिंस वी नो दैट acceleration is a vector quantity, acceleration is a vector quantity। जैसा कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि देखो यहां पर वर्टिकल है, वर्टिकल है ना, वर्टिकल मोशन होगा। अरे ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, इधर की तरफ, इंक्लाइंड होगा, ऑब्जेक्ट इधर की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये तो वर्टिकल हो गया, यानी कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट का जो जी एक्ट करेगा वो नीचे एक्ट करेगा। ग्रेविटी किधर एक्ट करता है, वर्टिकली नीचे। ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है बेटा अगर, तो इसका जी कहां होगा, नीचे होगा, है ना। इसी तरह से अगर ये ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड पर है, इंक्लाइंड पे, तो जी नीचे एक्ट करेगा, पक्का। चलो गुड, इतना समझ गए, बहुत बड़ी बात है। अब रुक जाओ, इस टॉपिक को यहीं छोड़ते हैं, कुछ बता रहा हूं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बेटा फोर्स थीटा एंगल पे लगता है, थीटा एंगल पे लगता है, तो उस फोर्स के दो कंपोनेंट डिवाइड हो जाते हैं। मतलब सर कंपोनेंट का मतलब, देखो जब भी कोई फोर्स
या फिर जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी थीटा एंगल पे लगे, किसी एंगल के ऊपर लगे, वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए और एंगल पे लगना चाहिए। तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी है वो दो अलग अलग डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाता है, इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा, यानी कि एफ एक्स हो जाएगा, एफ वाई में हो जाएगा। यानी कि whenever a force or whenever a physical vector quantity act on an angle theta, एक एंगल थीटा पे एक्ट करे, then that vector quantity will split into two direction, दो डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाता है। एक्स में, जिसको हम लोग कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल में है ना बेटा, देखो ये जो है हॉरिजॉन्टल में है, इसको हम लोग कह देंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एफ जो है वाई की तरफ लग रहा है तो इसको हम लोग कह देंगे वर्टिकल कंपोनेंट। ये कब होगा? जब वेक्टर क्वांटिटी होगा और एंगल थीटा पे लग रहा है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स है। तो ये जो एफ है बेटा, अगर ये 20 न्यूटन है, एफ जो है वो 20 न्यूटन है, तो एफ एक्स कितना होगा, यानी कि इस 20 न्यूटन का कितना पार्ट हॉरिजॉन्टल पे लग रहा है और कितना पार्ट वर्टिकल पे लग रहा है, एफ वाई पे लग रहा है, ठीक है। चलो निकालते हैं। तो बेटा आप जानते हो कि ये क्या है? बेस है। ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ये बेस हो गया, यहां पर मैंने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया आपका? हाइपोटेन्यूस हो गया, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो नीचे वाले ट्राइंगल को मैं ले रहा हूं, ये वाले ट्राइंगल को। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें ये एफ एक्स कैलकुलेट करना है। ये एफ एक्स कितना है, ये एफ एक्स कितना है, ये फाइंड करना है, ठीक है। ओके, पता क्या है हमें? कौन सी वैल्यू पता है? तो हमें ये पता है, ये कितना है? 20 न्यूटन है। एफ हमें क्या पता है? तो हाइपोटेनियस आपको पता है, और आपको क्या पता है? बेस पता है। तो हाइपोटेनियस और बेस आपको पता है, क्लियर है। तो बेस और हाइपोटेनियस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आते हैं? बेस और हाइपोटेनियस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आते हैं? तो कॉस में आते हैं। किसमें आते हैं? कॉस में। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है? एफ एक्स है। हाइपोटेनियस कितना है? एफ है। हाइपोटेनियस कितना है? एफ है, एफ है। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? एफ कॉस थीटा हो गया। एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ कॉस थीटा हो गया। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा था वो कितने पे लग रहा है? एफ कॉस थीटा हो जाएगा। यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई? एफ कॉस थीटा हो गया। हॉरिजॉन्टल निकाल लिया, वर्टिकल की बात करते हैं। वर्टिकल, चलो अगर मैं वर्टिकल के लिए ये वाला वर्टिकल फोर्स है एफ वाई, देख लो ऊपर की तरफ जो फोर्स जा रहा है, यहां से मैंने इसको मिला दिया। अब ऊपर वाले ट्रायंगल को बात करो, ये वाला ट्रायंगल, इसको देखो, निकालना क्या है आपको? एफ वाई निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। पता क्या है आपको? हाइपोटेनियस पता है। देखो परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनियस पता है, बेस से कोई मतलब ही नहीं है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में जाता है? साइन में जाता है। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है एफ वाई और हाइपोटेनियस कितना है? हाइपोटेनियस है एफ। तो एफ वाई कितना हो गया? एफ साइन थीटा। वर्टिकल फोर्स कितना हो गया? एफ साइन थीटा हो गया। चलो अब जो है, सपोज कर लो कि जो फोर्स है, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला है कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी एंगल थीटा पे लग रहा है, किसी एंगल थीटा पे लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल में कितना वैल्यू एक्ट करेगा, वर्टिकल में कितना वैल्यू एक्ट करेगा। ओके, कैसे? हॉरिजॉन्टल के लिए एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा, वर्टिकल के लिए एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा।
ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, एक एग्जांपल ले लो, अब एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल 20 न्यूटन फोर्स एक्टिंग at 30 degree, acting at 30 degree with horizontal 20 न्यूटन का फोर्स 30 डिग्री एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ काम कर रहा है, यानी कि 20 न्यूटन का फोर्स यहां पर थीटा की वैल्यू दे दिया कितना, 30 डिग्री। फाइंड fx एंड fy, कह रहा है fx और fy पता करो। तो fx के लिए क्या होगा, 20 इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 10, तो 10√3 आ गया, 10√3 आ गया। ओके, fy कितना आ जाएगा, 20 इंटू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो हो गया 10, fy इक्वल टू 10। तो 10√3 x में कितना एक्ट कर रहा है फोर्स, 10√3 एक्ट कर रहा है, y में कितना एक्ट कर रहा है, 10 एक्ट कर रहा है। तो सर यहां पर तो टोटल फोर्स 20 न्यूटन का था, ये जो fx है वो 10√3 आया, fy आया 10, तो fx और fy यही तो 20 न्यूटन स्प्लिट हुआ है। तो यहां पर 10√3 और 10 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 10√3 और 10 को ऐड करेंगे तो 20 से ज्यादा मिल रहा है ना, सिंपल एडिशन करेंगे। हाँ तो सर ये तो गलत हो गया, नहीं बेटा गलत नहीं हुआ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर का एडिशन जो होता है, एडिशन वो अलग मेथड से होता है, जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो फिलहाल इतना समझो कि जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी थीटा एंगल पे एक्ट करेगा तो उसके दो कंपोनेंट, यानी कि वो जो क्वांटिटी है वो दो पार्ट में बढ़ जाएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा fx cos थीटा, f cos थीटा, वर्टिकल हो जाएगा f sin थीटा। ठीक है, क्लियर है। चलो तो यहां पर आपको एक काम करो बेटा, ये नोट करो, केवल इतना नोट करना, केवल इतना, ये अभी मैं बताऊंगा, अभी इसके ऊपर आऊंगा, फिलहाल आप ये नोट करो, आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ये नोट डाउन करो, अब फिर हम आगे बढ़ेंगे। केवल इतना नोट डाउन करना, मैं इरेज करूंगा। चलो बेटा, उम्मीद करते हैं कि आपने नोट डाउन किया होगा। सर समझ में नहीं आया, सर समझ में नहीं आया, अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। चलो इमेजिन करो, यहां पर मेरे पास एक बक्सा रखा हुआ है, क्या रखा है, बक्सा, बॉक्स रखा हुआ है। अब इस बॉक्स को यहां पर फोर्स लगा के मैं खींच रहा हूं, ऐसे, मैं ऐसे नहीं खींच रहा हूं, मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं, कैसे खींच रहा हूं, ऐसे पकड़ के खींच रहा हूं, ऐसे पकड़ के खींच रहा हूं थीटा एंगल पे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो किधर आएगा, इधर की तरफ आ जाएगा, आ जाएगा ना भाई। न्यूटन साहब ने कहा था जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी होगा, यही तो न्यूटन साहब ने कहा था। तो न्यूटन साहब तो गलत कहते नहीं है, मैंने ऑब्जेक्ट को यहां से फोर्स लगाया, यहां तक लेकर के आया, हाँ सर जी फोर्स के डायरेक्शन में तो गया, ये गया ना, फोर्स के डायरेक्शन में गया। एक क्वेश्चन है आपके लिए, मैंने इसको यहां पर ड्रॉ किया परपेंडिकुलर लाइन, तो क्या ये ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे इतना डिस्टेंस नहीं कवर किया, अरे भाई जब मैंने इसको खींच लिया तो यहां पर इसकी जो पोजीशन होगी क्या होगी, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू होगी पोजीशन, तो क्या ये एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, किया ना, क्या ये वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं किया, वाई एक्सिस पे भी किया, तो एक्स डिस्टेंस भी चला, वाई डिस्टेंस भी चला, लेकिन हमने तो फोर्स इधर लगाया था, ऑब्जेक्ट इधर गया,
तो सर जी ये एक्स एक्सिस पे क्यों आ गया, वाई एक्सिस पे क्यों आ गया? न्यूटन साहब ने कहा था कि जिधर की तरफ फोर्स लगाओगे डिस्प्लेसमेंट उधर की तरफ होगा। तो जब फोर्स को हम लोग इधर लगाए तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए तो वो इधर ही होना चाहिए था, एक्स पे और वाई पे नहीं होना चाहिए था। तो न्यूटन साहब गलत थे? नहीं बेटा, न्यूटन साहब गलत नहीं थे। यहां गलत हम लोग समझने में कर रहे हैं मैटर को। मैटर ये है कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी जब भी थीटा एंगल पे लगेगा तो उसके दो कंपोनेंट बढ़ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल पे और वर्टिकल पे। यानी कि इस फोर्स का कुछ पार्ट, सम ऑफ द पार्ट ऑफ दिस फोर्स विल एक्ट अलोंग एक्स एक्सिस एंड सम ऑफ द पार्ट ऑफ दिस फोर्स act along y axis. That is why this object covered x distance and y distance. समझ में आई बात? क्लियर है? एग्जांपल बता रहा था, हो गया काम खत्म। समझ में आ गया बात? चलो ठीक है। यानी कि जब भी कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला कि whenever a vector quantity is acted at an angle, then that vector quantity will split into two component, horizontal component and vertical component. ठीक है? horizontal component की वैल्यू cos थीटा के साथ होती है, vertical component की वैल्यू sin थीटा के साथ होती है। Is it clear? चलो इसको इरेज कर रहा हूं, बनाओगे? चलो ड्रॉ कर लो, छोड़, याद रखिए। उम्मीद करते हैं बेटा आपको ये समझ में आया होगा, बहुत मेहनत लगा इसको समझाने में। अब जो है, अब इस पे आ जाओ, अब हमारे टॉपिक पे। मैं कह रहा हूं कि मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन अंडर ग्रेविटी। तो एक बॉडी है जो कि इंक्लाइंड प्लेन पे रखा गया है, इंक्लाइंड प्लेन पे रखा गया है, थीटा एंगल का इंक्लिनेशन है, यानी कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है इंक्लिनेशन। तो जी तो बेटा जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो तो अर्थ के सेंटर की तरफ काम करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन हमें यह भी पता है कि जी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इस जी के दो कंपोनेंट भी तो होंगे। हाँ, इस जी के दो कंपोनेंट अभी बताया है, जी के दो कंपोनेंट डिवाइड हो जाएंगे। कौन कौन से? यहां पर थीटा एंगल, क्योंकि इंक्लिनेशन थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, जी कॉस थीटा। देखो थीटा है ना यहाँ पे, तो थीटा से सटा वाला जी कॉस थीटा हो जाएगा। और वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा, देखो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये वर्टिकल, तो ये वर्टिकल हो जाएगा जी साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जी कॉस थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट जी साइन थीटा, और थीटा एंगल पे ये ग्रेविटी लग रहा था। समझ में आ गई बात? ओके। ऑब्जेक्ट कहां मूव कर रहा है? ऑब्जेक्ट या तो इधर मूव करेगा या तो इधर मूव करेगा, है ना? या तो इधर मूव करेगा या तो इधर मूव करेगा। तो एक्सेलरेशन कौन सा एक्ट करेगा उसके ऊपर? ये वाला जी एक्ट करेगा, ये वाला एक्ट करेगा कि ये वाला एक्ट करेगा? तो डेफिनेटली केवल और केवल ये जी साइन थीटा वाला एक्ट करेगा। बोलो हाँ या ना? इरेज करता हूं, बड़ा बनाता हूं, तब समझ में आएगा आपको। फिर से कह रहा हूं बेटा कि एक इंक्लिनेशन पे, थीटा एंगल के इंक्लिनेशन पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो ग्रेविटी एक्ट करेगी वो डायरेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट करेगी। लेकिन इंक्लिनेशन थीटा है, इसका मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसका जी कॉस थीटा, वो थीटा एंगल पे हो जाएगा। भाई हॉरिजॉन्टल से ना थीटा डिग्री पे टिल्ट है, हॉरिजॉन्टल से ना इंक्लिनेशन थीटा डिग्री पे है, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो जी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बेटा, थीटा से सटा हुआ हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जैसे कि ये वाला फोर्स था, ऑब्जेक्ट था, इधर की तरफ फोर्स लगाया, ये बना रहा था थीटा, और ये हो जाता एफ एक्स, ये हो जाता एफ वाई। तो देखो थीटा से सटा वाला एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, तो यहां पर थीटा से सटा वाला एक्सिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जी कॉस थीटा हो गया। ये वाला क्या हो जाएगा? जी साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट। अब मुझे ये बताओ, जो ऑब्जेक्ट है जी साइन थीटा किधर एक्ट कर रहा है? इधर की तरफ। जी साइन थीटा किधर एक्ट कर रहा है? इधर की तरफ। और ऑब्जेक्ट अगर इधर जाता है, इधर मूव करेगा। दो ही तो रास्ते हैं ऑब्जेक्ट के पास, या तो ऑब्जेक्ट इधर जाएगा या तो ऑब्जेक्ट इधर जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन एक्ट करेगा वो केवल और केवल जी साइन थीटा एक्ट करेगा। ठीक है? तो मोशन जब ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, किधर की तरफ?
इधर की तरफ आ रहा है, इधर की तरफ इंक्लाइंड हो रहा है, स्लाइड हो रहा है इधर की तरफ, ठीक है। तो पहला मोशन इक्वेशन हो जाएगा आपका v इक्वल टू यू प्लस at होता था, लेकिन यहां पर क्या होगा, gt होगा क्योंकि ग्रेविटी है, और g नहीं होगा, g साइन थीटा होगा क्योंकि एक्सेलरेशन ये वाला एक्ट करेगा, क्योंकि मोशन इधर की तरफ हो रहा है ना। तो u प्लस जी साइन थीटा t, पक्का, गुड। दूसरा क्या हो जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ g साइन थीटा t, पक्का। चलो तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 g साइन थीटा h, है ना। अरे चलो s ले लो, g साइन थीटा s, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ओके। अच्छा, अब अगर ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रहा है तो g साइन थीटा नीचे एक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो इस वाले ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है ना, तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो पहला मोशन इक्वेशन, अगर मोशन इधर जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगर ऑब्जेक्ट का मोशन क्या है, अगेंस्ट ग्रेविटी है, तो v इक्वल टू यू माइनस हो जाएगा ना g साइन थीटा t, g साइन थीटा t। दूसरा क्या हो जाएगा, s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ g साइन थीटा t स्क्वायर, यहां पर भी स्क्वायर। थर्ड, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 g साइन थीटा t। देख लो बेटा, ऑब्जेक्ट का मोशन इधर होना था या तो इधर होना था, है ना, तो जी साइन थीटा ही लेंगे, ना ये जी लेंगे ना ये जी कॉस थीटा लेंगे, ओके। समझ में आ गई बात। चलो बेटा इसको नोट डाउन करो। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग क्या होता है, फिर मैंने आपको पढ़ाया कि कैलकुलस मेथड से हम लोग मोशन इक्वेशन को डिराइव कैसे करेंगे, और उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर थीटा एंगल पे अप्लाई करते हैं तो उसके कंपोनेंट डिवाइड हो जाते हैं, और ये कंपोनेंट कैसे डिवाइड होते हैं मैंने ये आपको बताया। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर मोशन इक्वेशन ग्रेविटी के अंडर में होता हो तो मोशन इक्वेशन कैसा होगा, ओके। और नेक्स्ट टॉपिक मैंने बताया कि अगर मोशन इक्वेशन किसी इंक्लाइंड प्लेन पर हो तो उस वक्त उसका मोशन इक्वेशन का फॉर्म कैसा होगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आज का पढ़ाया हुआ सारा का सारा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को 1, 2 बार 3 बार जरूर देखना बेटा, इससे आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अपना ध्यान रखना, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ बेटा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल कॉमर्स गुरु क्लासेस एंड साइंस गुरु क्लासेस। अपना प्यार बनाए रखो बच्चों, मिलते हैं, बाय।